हेलो। तो इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 यानी कि इनर्ट गैस जो है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज का बातचीत करेंगे लोग हम इस वीडियो में। क्लियर? एक सेकेंड। हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि इनर्ट गैस ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। ऑक्टेट भी मेंटेन है, हीलियम है तो उसका ड्यूएट मेंटेन है। ऐसे कंडीशन में इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा, मतलब कि केमिकल रिएक्शन करने का जो इसका जो एबिलिटी होगा, क्षमता होगा, वो बहुत बहुत कम होगा, नहीं के बराबर। और जब तक एक ऑक्टेट रूल का एक अधिकार रहा लोगों के दिमाग में, जब तक एक कंसेप्ट रहा कि कोई भी एलिमेंट रिएक्शन इसलिए करता है ताकि वह अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन कर सके, ऑक्टेट अपना मेंटेन कर सके, उस समय तक तो इनर्ट गैस रिएक्शन करेगा ऐसा भी कुछ किसी के दिमाग में नहीं आता था। बाद में जब जब कुछ कंपाउंड्स बनने लगे जैसे कि PCl5, SF6, IF7, इस टाइप से जब ये सब कंपाउंड जब बने तब लोगों को लगा कि ना, कि एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ अपने ऑक्टेट पर ही स्टेबल नहीं होता है, अपना इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड कर सकता है, आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड कर सकता है, 18 तक जा सकता है। क्लियर? तो जैसे कि ये सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में जो भी कंपाउंड होते हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल की चर्चा होती है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन में हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा, तो कोऑर्डिनेशन का हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज चर्चा करेंगे हम। तो वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल चलता है। तो अब लोगों के दिमाग में आया कि ना, कि वैलेंसी जो होता है वो, मतलब कि आउटर सेल में जो 18 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट जो है यह बहुत परफेक्ट कंसेप्ट नहीं है, इससे हम आगे मूव कर सकते हैं, निकल सकते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन तक भी जा सकते हैं। क्लियर? तब तक हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट साहब, BRTLETT, 1962 में उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन का रिएक्शन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से कराया, और ऑक्सीजन का रिएक्शन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से कराने के बाद उन्होंने एक टाइप के कंपाउंड बनाया। कौन? नील बार्टलेट साहब ने। क्लियर? और जब इन्होंने इस कंपाउंड को बना लिया तो उनके दिमाग में एक चीज आया, इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन का जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वह इतना होता है 1180 किलोजूल पर मोल, यानी कि 1180 किलोजूल पर मोल ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। यानी कि O2 को O2 प्लस में चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट चाहिए वह 1180 किलोजूल पर मोल चाहिए। और ये जो वैल्यू है वो, मतलब ऑक्सीजन के लिए जो वैल्यू है, यह वैल्यू लगभग जेनन का भी होता है, लगभग जेनन का भी इसी के आसपास में वैल्यू होता है। तब उनके दिमाग में एक बात आया कि जब ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी इतना है और ऑक्सीजन ने इस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, इस कंपाउंड को बनाया, तो फिर जेनन क्यों नहीं बना सकता है, एक चीज उनके दिमाग में आया। क्लियर? और इन्होंने क्या किया कि जेनन के साथ रिएक्शन कराया, और इन्होंने क्या किया कि एक रेड कलर का सॉलिड एक कंपाउंड बनाया। यह फर्स्ट कंपाउंड था जो जेनन का लैब में बना, और इसके लिए नीलबर्ट साहब को नोबेल भी मिला। तो अब एक चीज लोगों को दिमाग में आया कि जब एक कंपाउंड जब जेनन का बन गया तो और सारे कंपाउंड्स क्यों नहीं बन सकते हैं। उसके बाद जेनन का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया। जेनन का रिएक्शन F2 से कराया गया निकेल ट्यूब के अंदर 675 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे, तो जेनन डाइफ्लोराइड बना, एक सॉलिड होता है।
फिर इसका रिएक्शन कराएगा तो जेनन हेक्साफ्लोराइड बना XeF4 जेनन हेक्साफ्लोराइड बना निकेल ट्यूब के ही अंदर 873 केल्विन टेम्परेचर और 7 बार प्रेशर 7 बार प्रेशर। फिर इसका रिएक्शन फ्लोरीन से कराया गया और जेनन हेक्साफ्लोराइड बनाया गया 575 केल्विन टेम्परेचर और 60 to 70 यानी कि 60 से 70 बार प्रेशर पे ये रिएक्शन कराया गया। क्लियर। अब इतना अधिक टेम्परेचर और इतना अधिक ये प्रेशर पे हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं, इस कंपाउंड को बना रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये सारे कंपाउंड जो होंगे वे स्टेबल कंपाउंड नहीं होंगे। क्यों नहीं स्टेबल कंपाउंड होंगे? एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्शन एंडोथर्मिक के प्रोसेस से होता है वह बहुत स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, और इतना अधिक टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, इतना अधिक प्रेशर पे हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन देने के बाद एक कंपाउंड बन रहे हैं। अब बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन देने के बाद कंपाउंड बन रहे हैं, यानी कि ये जो कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत अधिक नहीं होगी। क्लियर। अब एक्शन विथ वाटर यानी कि जो कंपाउंड्स बने, एक्शन विथ हाइड्रोजन, ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया गया। सिंपली हाइड्रोजन देकर रिएक्शन कराया गया तो देखा गया कि सारे जेनन बाहर निकल गए और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनकर बाहर निकल गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनकर बाहर निकल गया। फिर वाटर से रिएक्शन कराने के बाद देखा गया कि जेनन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन वाटर से कराया गया तो जेनन डाइऑक्साइड बना, HF बना। फिर जेनन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन कराया गया तो जेनन डाइऑक्साइड बना। और यहाँ पे फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है जेनन का, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है। क्लियर। और XeO2 जो यहाँ पे बन रहा है XeO2, तो यह एक्सप्लोसिव भी होता है और हाइग्रोस्कोपिक भी होता है। एक्सप्लोसिव भी है और हाइग्रोस्कोपिक भी है, एक चीज को ध्यान रखा जाएगा। XeO3 यहाँ पे जेनन बाहर निकल जाता है कुछ, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। क्लियर। ये सारे सब रिएक्शन थे। इसके बाद एक चीज को याद रखा जाएगा कि XeO2 जो होता है वह एक्सप्लोसिव भी होता है और हाइग्रोस्कोप भी होता है, तो एक चीज को याद रखा जाएगा। उसके बाद कुछ और रिएक्शंस है इसके, कहता है कि XeF4 सॉलिड जो है इसका रिएक्शन अगर हम वाटर से कराएं तो XeOF2 और HF बनता है एक्वस, ये सॉलिड है। यानी कि जेनन के साथ ऑक्सीजन भी हुआ, फ्लोरीन भी हो, यानी F6 का रिएक्शन कराए हम H2O से तो XeOF4 बनता है और HF भी बनता है। क्लियर। 2HF कर दीजिए 4, बैलेंस हो गया, ये सॉलिड या एक्वस। ठीक है ना। उसी टाइप से XeF6 का रिएक्शन अगर हम 2H2O से करा दें तो XeO2F2 और 4HF बनेगा एक्वस। यानी कि ये सारे जो कंपाउंड्स हुए वे जेनन के साथ ऑक्सीजन का 2 है, ऑक्सीजन भी हुआ, फ्लोरीन भी आ रहा है। ये सारे भी कंपाउंड जो होंगे वो बहुत स्टेबल कंपाउंड्स नहीं होंगे। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं जेनन फ्लोराइड एज फ्लोराइड डोनर। if you मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर। तो कहता है कि XeF2 का रिएक्शन MF5 M जो होगा ग्रुप 15 का एलिमेंट्स होगा से हम कराएं तो M XeF
पॉजिटिव और MF6 इस टाइप से निगेटिव एक कॉम्प्लेक्स के टाइप कंपाउंड बनेगा। और M जो होगा, M यहाँ पे ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं, फास्फोरस ले सकते हैं, यानी कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स ले सकते हैं। उसी टाइप से HCF6 का रिएक्शन अगर हम 3F3 से करा दें तो HCF5 पॉजिटिव और BF4 इस टाइप से बनेगा। उसी टाइप से HCF6 का रिएक्शन अगर हम HF से कराएं तो HCF5 और HF2 इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्लियर। उसके बाद रिएक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनर्स का काम कर रहा है, यहाँ पे फ्लोराइड एक्सेप्टर का भी काम करेगा। उसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं। एक्सेप्टर्स का अगर रिएक्शन करता है तो कहता है कि HCF6 का रिएक्शन अगर हम RBF से कराएं तो RB प्लस HCF7 माइनस इस टाइप से बनेगा। इसी टाइप से HCF6 का रिएक्शन अगर हम CSF से कराएं तो CS प्लस HCF7 माइनस इस टाइप से बने कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है तो जनरल फ्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। तो यह इलेक्ट्रॉन डोनर का भी काम करता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी काम करता है। इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसको मिटाते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है शेप ऑफ मॉलिक्यूल और ऐसे क्वेश्चन आता भी है। क्लियर। तो शेप ऑफ जनरल फ्लोराइड, जनरल फ्लोराइड का बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं कंपाउंड, यहाँ पे बॉन्ड पेयर लेंगे, यहाँ पे लोन पेयर लेंगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर लेंगे, यहाँ पे शेप या जियोमेट्री की बात करेंगे। क्लियर। तो कंपाउंड लिए हम HCF2, तो बॉन्ड पेयर का 2 ठो, लोन पेयर का 3 ठो, 3 2 5 DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 3 ठो लोन पेयर हो जाए तो लोन पेयर किस पोजीशन पे चल जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे, यानी कि एक्सियल ऐसे हो गया, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर और एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन। शेप कैसा आएगा भाई, लीनियर। क्लियर। उसी टाइप से HCF4 की बात करें हम तो बॉन्ड पेयर कैसे हुआ इसमें 4 ठो और लोन पेयर कैसे 2 ठो, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में 2 ठो लोन पेयर हो जाए, 4 ठो बॉन्ड पेयर, तो शेप कैसे चला जाएगा, तो शेप हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर XC। इस टाइप से 4 फ्लोरीन हो जाएगा, तो यहाँ पे लोन पेयर, शेप कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर। उसी टाइप से अगर हम HCF6 की बात करें, बॉन्ड पेयर कैगो 6 गो, लोन पेयर कैगो 1 ठो, 7, तो D3sp3 क्या हो जाएगा, पेंटागोनल
बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल कुछ इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे एक सी 1 2 3 4 5 6 फ्लोरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरिंग कर दिए यहाँ पे लोन पेयर। तो सब कैसा हो गया, तो पेंटागोनल पिरामिडल क्लियर। और इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कर सकते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये होप ये बात समझ में आई होगी, क्लियर। तो इस टाइप से हम शेप निकाल सकते हैं। तो सिंपल एक कंपाउंड था, इसका फ्लोराइड था, इसमें ऑक्सीजन के साथ फ्लोराइड हो, माने ऑक्सीजन भी हो और फ्लोरीन भी हो, तब तो कैसे शेप की चर्चा करेंगे, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर लिखना हो तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से इसको लिख सकते हैं। फिर वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाना है तो बना लीजिए, अगर नहीं भी बनाना है, अगर पॉज स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना है तो वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद बना लीजिए। तो XCO3 की बात करते हैं, XCO3। तो XCO3 में बॉन्ड पेयर कैसे आ जाएगा, एक ऑक्सीजन 2 को बॉन्ड बनाता है तो 6 को, ठीक है। लेकिन 6 को अब यहाँ पे हम नहीं करेंगे, कहता है कि जो पाइप बॉन्ड होता है वो तो हाइब्रिडेशन में जाता नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे 3 का ही बात करेंगे, लेकिन लोन पेयर की हम बात करेंगे तो 3 3 दूना 6, लोन पेयर यहाँ पे एक ही को होगा, क्लियर। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 इन एक चार। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और शेप जो कैसा आएगा, तो टेट्राहेड्रल में एक ठो लोन पेयर पिरामिडल। यहाँ पे एक सी कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एक यहाँ पे लोन पेयर पिरामिडल। कैसा जगह भाई, पिरामिडल, क्लियर। उसके बाद मोलेक्युल है XCO2, तो 3 1 4 सॉरी 3 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना हुआ, तो ऑक्सीजन 2 और 2 फ्लोरीन, तो 4 बच्चों क्या कहता है 2, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, DsP3। स्ट्रक्चर कैसा आएगा, तो ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 2 ठो लोन पेयर चला जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस टाइप से अगर हम बनाते हैं, अगर एक सी, तो लोन पेयर यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कर दे, यहाँ पे फ्लोरीन, टी शेप हो जाएगा। कौन सा शेप आएगा भाई, टी शेप हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं XCOA4। तो XCO4 तो बॉन्ड पेयर करेगा 5 ठो, तो 4 2 6, एक ठो लोन पेयर हो गया, क्लियर। तो 5 1 6, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में एक ठो लोन पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल इस टाइप से बनाइए, एक सी 1 2 3 4 फ्लोरीन यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कर दीजिए, एक लोन पेयर दिखा दीजिए, तो शेप क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल।
इस टाइप से आराम से आप शेप निकाल सकते हैं इसका। क्लियर? तो ये हुआ शेप। तो केमिकल प्रॉपर्टी देख ली, शेप देख ली, और उसके बाद यूजेस की बात करें। क्लियर? तो स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं, उसके बाद बना लीजिएगा नोट्स। उसके बाद हम बात करते हैं यूजेज। तो अगर हम बात करें हीलियम का, तो हीलियम का जो यूज हो रहा है आज के डेट में, वो हाइड्रोजन के जगहों पे बैलून वगैरह में भरा जा रहा है। पहले जो हाइड्रोजन भरा जाता था वहाँ पे हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और हीलियम है तो किसी से रिएक्शन करेगा नहीं। क्लियर? तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अब हीलियम गैस भरा जा रहा है। एक दूसरा चीज है कि जो ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर होता है, उस ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम डाला जाता है। क्योंकि अगर जो भी ड्राइवर है अगर जा रहे हैं बहुत अधिक नीचे भी जा रहे हैं जहाँ पे प्रेशर बहुत अधिक हो रहा है, तो ऑक्सीजन तो सॉल्युबल होगा, और हीलियम है जो बॉडी के किसी भी कंपोनेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। तो पहले नाइट्रोजन वगैरह डाला जाता था बहुत पहले, तो सब दूसरे गैसेज है तो हानिकारक हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी में जो और सारे कंपोनेंट्स है ब्लड्स वगैरह है वहाँ पे उनकी कुछ हाई प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। हीलियम से कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे हीलियम का यूज होता है। उसके बाद आर्गन वगैरह जो है तो एलईडी बल्ब वगैरह है वहाँ पे यूज होता है। रेडॉन है, इसका कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ये सब जो है वह यूजेस है इनर्ट गैसेस के। तो इसके साथ ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कंप्लीट लेक्चर खत्म हुआ, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा का पूरा वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे है, आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है?